नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, अंकित भाटी सर जो कि आरडब्ल्यूए के फाउंडर हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए यानी कि यूपी पुलिस वालों के लिए 20 मॉडल पेपर निकाले थे प्रैक्टिस के रूप में। उन्हीं 20 मॉडल पेपर में से आज मॉडल पेपर नंबर 5 का मैथ का सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए यानी कि आकाश परमार सर आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 4 मॉडल पेपर जीके जीएस और मैथ उनका सब फिनिश करा दिया है। 5वें मॉडल पेपर का मैंने शाम को जीके जीएस भी अपलोड करा दिया था, केवल मैथ का सोल्यूशन बचा हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने 76 नंबर से लेकर के 95 नंबर क्वेश्चन तक जितने कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे 20 मैथ के क्वेश्चन सारे के सारे हम लोगों ने आज कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। सिंप्लीफिकेशन से पहला क्वेश्चन आया है, तो चलिए हम लोग इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर देते हैं। ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है 49 डिवाइड बाई 7। जब 49 का 7 में डिवाइड कराएंगे तो यहाँ से केवल निकल के आएगा 7। ठीक है, यहाँ पे लगा है इंटू, तो ये इंटू निकल गया। ये 9 9 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में 2 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 7। ये 7 और ये 7, तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा। ये 3 है ना, ये 3 से इसमें डिवाइड कराएंगे तो ये 19 3 जा होता है 57, यानी कि 19 तिरका 57, यानी कि यहाँ पे बच गया 19 और यहाँ पे बच गया 19, यानी कि 7 इंटू 19 और 19 कितना होता है, ये हो जाता है 38। यानी कि इतना बचा है, केवल क्या बचा है 7 इंटू 38। इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 8 जा 56, कैरी लग जाएगा 5, 7 3 जा 21 और 5 26, यानी कि 266। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, 266। आप लोगों ने इसको सही से देखा होगा, मैंने सही से बता भी दिया है। ऐसे ही आप लोगों को भी अपने एग्जाम में, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, आप लोगों को पेपर हाथ में मिलेगा, तो उसी क्वेश्चन के ऊपर ही आप लोगों को सेम ऐसे ही सॉल्व कर देना है जैसे मैंने अभी आप लोगों को लिए सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। 77 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आ गया साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप से क्वेश्चन। 3 साझेदार पर डे आते हैं, आज फिर से आ गए। कह रहा है कि 3 साझेदार ए बी और सी ने 2:3 और 4 के अनुपात में लाभ साझा किया। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के हिस्से का आधा हिस्सा ले लिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपए है, हम लोग सबसे पहले डी का हिस्सा निकालें। तो डी का हिस्सा कितना निकल के आएगा, लाभ में डी का हिस्सा। उसने कहा कि ए और सी प्रत्येक के हिस्से का आधा, यानी कि ए का हिस्सा 2 है, उसका आधा 1 हो गया, और सी का हिस्सा 4 है, यानी कि उसका आधा 2 हो गया। डी का हिस्सा कितना हो गया, 1 + 2 बराबर 3 यूनिट। ये हो गया डी का हिस्सा, जिसको हमने मतलब जिसने हमको क्वेश्चन में बता दिया। उसने कहा कि अगर डी का हिस्सा 100 रुपए है, यानी कि जो डी का हिस्सा निकल के आया है 3 यूनिट, इस 3 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी दे दी, 3 यूनिट की वैल्यू उसने हमको क्वेश्चन में बताई है 100 रुपए। हमसे कह रहा है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ दोस्तों कितना है, कुल लाभ है 2 + 3 + 4, यानी कि 2 3 5 4 9। कुल लाभ बराबर कितना, कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है 9 यूनिट, और हमको 3 यूनिट की वैल्यू दे दी है 100 रुपए। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहां से निकल के आ जाएगी 300 रुपए। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, ये 3 यूनिट की वैल्यू दे दी 100 रुपए, तो 9 यूनिट 3 तिरका 9, यानी कि 3 गुना और हो जाएगा, तो 300 रुपए यही हमारा निकल के आ जाएगा टोटल लाभ, यानी कि कुल लाभ। ठीक है, ए बी और सी का उसने हमको लाभ का रेशियो दे दिया था। फिर हमने डी का हिस्सा, उसने बताया कि ए और सी का दोनों का आधा, यानी कि ए का 2 का आधा 1 और सी का 4 का आधा 2, यानी कि 3 यूनिट निकल के आ गया डी का हिस्सा। उसने हमसे कहा कि डी का हिस्सा 100 रुपए है, कुल लाभ ज्ञात कीजिए, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए, हम लोगों को कुल लाभ यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो 300 रुपए हमारी निकल करके आ गई। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज 5वां सेट में लेके आ रहा हूं, पर डे आप लोगों को ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का देखने को मिलता है। ठीक है, और आपके एग्जाम में भी देखने को कल मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। कह रहा है कि सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात 5:4 है। फिर कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। जहां पर भी दोस्तों बाद लग जाए तो वहां पर क्या होता है कि प्लस करना होता है, और जहां पर पहले लग जाए वहां पर क्या करना होता है, माइनस करना होता है। बाद बराबर प्लस,
पहले बराबर माइनस। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए जब जब भी एज का क्वेश्चन आए। तो कह रहा है कि सीमा की वर्तमान आयु क्या है। हमको उसने सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात दिया था 5:4। हमने माना कि उनकी आयु 5x, 4x है वर्तमान वाली। फिर उसने कहा 3 वर्ष बाद। मैंने आपसे बताया कि 3 वर्ष बाद का मतलब ऐड करना है, यानी कि सुंदर की आयु कितनी हो जाएगी 5x+3, ये 3 वर्ष बाद अपान 3 वर्ष बाद सीमा की आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4x+3। उसने हमको दिया रेशियो कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है, यानी कि 11/9। ऐसे हमको हो गया। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ये निकल के आ जाएगा 9 5 जब 45x प्लस 9 3 जा 27, इधर करा देंगे। ये आ जाएगा 11 4 जब 44x, ये आ जाएगा 11 3 जा 33, यानी कि यहाँ से 44 45 में माइनस होगा तो x बराबर निकल के आ जाएगा 6। x बराबर 6 निकल के आ गया। उसने हमसे कहा सीमा की वर्तमान आयु क्या है। सीमा की वर्तमान आयु, सीमा लास्ट वाली है यानी कि 4x है सीमा की वर्तमान आयु। x की वैल्यू 6 निकाल दी, यानी कि कितनी 24 साल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सीमा सीमा की वर्तमान आयु 24 ईयर निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत ही इजी तरीके से। क्योंकि क्या होता है कि ये जो एक्स वाले क्वेश्चन होते हैं एज वाले, वो एक्स से करने में बहुत ही आसानी से निकल के आ जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि 5x और 4x, फिर उसके बाद 3 साल बाद कह रहा था तो 5x+3, 4x+3 बराबर कर दिया 11/9 के, सॉल्व करा लिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली और सीमा की वर्तमान आयु 4 × 6 बराबर 24 साल निकाल के आंसर निकाल दिया। चलिए, आप लोगों को शायद क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। फिर से आ गया, सरल कीजिए। क्या रहा है भैया, सरल करिए। चलिए हम लोग इसको सरल कर देते हैं सरल तरीके से। ये हमको ऊपर दिया हुआ है 17.28 अपान x, यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे 17.28। ये जो डिवाइड था इसको हम लोगों ने लिख दिया अपान में x। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे जब, तो ये 36 2 जा होता है 72, यानी कि एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, नहीं 2 अंक के बाद दशमलव ऐसे लग जाएगा, यानी कि ये पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा। बराबर दिया हुआ है 2, हमने ऐसे 2 बराबर में कर दिया। चलिए हम लोग इसको काटते हैं। ये आ जाएगा 2 1 जा 2, इधर काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 8 जा 16, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी कि आ जाएगा 2 6 जो 12, यहाँ पे 4 बच जाएगा तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, इतना यहाँ बच गया। चलिए हम लोग इसको और काटते हैं, ऊपर नीचे अब काटते हैं। ऊपर नीचे 12 से काट देंगे, इसको काटेंगे 12 6 जा 72, इसको काटेंगे 12, यानी कि 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 2 बच जाएगा, 12 दूनी 24, इतना आ गया। 6 से इसको फिर काट देंगे तो ये आ जाएगा 12 6 जा 72, यानी कि यहाँ से कितना निकल के आया, निकल के आया है 12/x बराबर 1, यानी कि x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, x बराबर निकल के आ जाएगा 12। यही हमसे पूछा था 12, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने जब इसको सरल किया तो हमारा सरल करने में x की वैल्यू 12 निकल के आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। इजी इजी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सेट होता है दोस्तों, उसमें सभी तरह के क्वेश्चन होते हैं। कह रहा है कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई ज्ञात करें। ये जहां के लगा है वहां सभी जगह मैंने बताया कि मल्टीप्लाई लगाना है। 40 के वर्ग यानी कि 40 का स्क्वायर कीजिए तो 40 × 40, ये कर दिया। के 40% मल्टीप्लाई 40% यानी कि 40/100 का 1/4 यानी कि 1/4 ऐसा दिया हुआ है। ये चलिए सॉल्व कराते हैं। 2 जीरो, ये 1 2 जीरो चले गए, ये 4, ये 4 से 4 चला गया, यानी कि यहाँ पे कितना बच गया, 4 चौको 16 और 1 जीरो और 160। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल क्वेश्चन था, केवल सॉल्व करवाना था, कैलकुलेशन करना था और अपना आंसर ले लेना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। अब आ गया है थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि एक वस्तु रुपए 300 में खरीदी गई और उस पर रुपए 50 मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है, जो कि लागत मूल्य का 110% है। आवश्यक बिक्री मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। हमसे एसपी की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों को सीपी पता करना है कितना है। 300 रुपए में खरीदा और 50 रुपए मरम्मत में खर्च किया, यानी कि सीपी हो गया 350 रुपए। ठीक है, 300 खरीद के लाए, 50 मरम्मत में खर्च कर दिए। अब कह रहा है कि
अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर उसको बेचना है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो अंकित मूल्य पता करना है। कह रहा है कि जो कि लागत मूल्य का 110% है, यानी कि अंकित मूल्य क्या है? लागत मूल्य का 110%, यानी कि लागत मूल्य 350, इसका 110% है अंकित मूल्य। सालों कराइए, 1 2 1 2 चला जाएगा। यहाँ से 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38, 385 रुपीज ये निकल के आ गया हमारा अंकित मूल्य, यानी कि मार्क्ड प्राइस। उसने हमसे कहा कि अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचना चाहिए, यानी कि हम लोग यहां से अब सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आएगा। प्रॉफिट है अंकित मूल्य पर 20% का लाभ, यानी कि 385 अंकित मूल्य है, इस पे हम लोग 20% का लाभ निकालें तो ये निकल के आएगा 20 पंचे 100, 5 से इसको डिवाइड कराएंगे तो 5 7 जा 35, 3 बच जाएगा, 5 7 जा 35, यानी कि यहाँ से प्रॉफिट निकल के आया 77 रुपए। अब हमसे उसने कहा है कि आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको एसपी की वैल्यू निकालना है। एसपी की वैल्यू क्या है? अंकित मूल्य हमारा जितना है एमपी प्लस प्रॉफिट, यही हमको ऐड कर देना है और हमारा यहाँ से एसपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, हमारा मार्क प्राइस कितना निकला था? 385, इसमें हम लोगों को प्लस का 77 और ऐड करा देना है। ऐड कराइए तो ये निकल के आ जाएगा 7 5 12, ये हो जाएगा 8 7 15 1 16, ये हो जाएगा 3 1 4, 462 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसने हमसे कहा था कि 300 रुपए में खरीदा, फिर 50 रुपए मरम्मत में खर्च किए, यानी कि हमारा सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल के आ गया 350 रुपए। फिर उसने कहा कि इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। 20% लाभ में बेचने के लिए सबसे पहले तो हमको अंकित मूल्य निकालना होगा। उसने हमसे कहा कि लागत मूल्य का 110% है अंकित मूल्य। तो हम लोगों ने लागत मूल्य 350 का 110% निकाला, तो हमारा 385 रुपए अंकित मूल्य निकल के आ गया। उसने हमसे कहा कि अंकित मूल्य पर 20% का लाभ है। अंकित मूल्य पर 20% का हम लोगों ने लाभ निकाला तो 77 रुपए लाभ निकल के आ गया। हमको बताना था कि विक्रय मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य में हम लोगों ने 77 रुपए और ऐड कर दिए, हमारा विक्रय मूल्य 462 रुपए निकल करके आ गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। और अगर दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो अच्छे तरीके से, तो अब एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 82 देखते हैं। कह रहा है कि दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है, और मतलब 12:13 है, तो 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है? हमसे पानी मिलाने की मात्रा पूछ रहा है। हमको टोटल दिया हुआ है 2025 लीटर मिश्रण, उसके बाद दूध और पानी का रेशियो, यानी कि यहाँ से हम लोग दूध और पानी का जो रेशियो 12 और 13 दिया था, यहाँ से हम लोग टोटल की वैल्यू निकालें, यानी कि 12 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 25। 25 यूनिट की वैल्यू उसने हमको कितनी दी हुई है? 25 यूनिट की वैल्यू उसने हमको दी है 2025 लीटर, यानी कि 2025 लीटर। यहाँ से हम लोग एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? इसमें डिवाइड करा देंगे तो 25 अट्ठे 200, 25 से कदम 25, एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई 81, यानी कि 81। यहाँ से हम लोग अब अलग अलग मात्रा निकाल लेंगे दूध और पानी की। हम लोग अगर दूध की मात्रा निकालेंगे तो दूध की मात्रा कितनी थी? दूध की मात्रा थी 12, एक यूनिट की वैल्यू हम लोगों ने 81 निकाल ली, यानी कि 81 गुणे 12, ये हो गई दूध की मात्रा। इसी प्रकार हम लोग पानी की मात्रा निकालेंगे। पानी की मात्रा कितनी थी? पानी की मात्रा थी 13, एक यूनिट की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 81, यानी कि 81 इंटू 13, ये हो गई पानी की मात्रा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 12 इकन्नम 12 की 2, कैरी 1, 12 अट्ठे 96, 1 97, 972। इधर मल्टीप्लाई कराइए, 13 इकन्नम 13 की 3, कैरी लग जाएगा 1, 13 अट्ठे 104 और 1 105, 1053, ये निकल के आ गया पानी। अब हमसे उसने कहा कि पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि नया अनुपात 12:15 हो जाए। अब हम लोगों को क्या करना है कि हमको दिया है कि हमारा दूध है 972 अपान पानी है हमारा 1053। हम लोगों ने माना कि पानी की हम लोगों ने एक्स मात्रा मिला दी, तो हमारा रेशियो कितना हो गया? 12:15। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमको ऐसा क्वेश्चन करना था। ठीक है, दूध की मात्रा 972 लीटर, उसके बाद पानी की मात्रा 1053 लीटर, उसमें एक्स लीटर पानी हम लोगों ने मिला दिया नया वाला, और हमारा रेशियो उसने कहा कि 12:15 हो गया। अब हम लोग को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, सॉल्व कराना है और अपना एक्स का वैल्यू निकाल के ले आना है। ठीक है,
चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं। जब 15 का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 15 दूनी 30, 3 कैरी लग जाएगा, 15 सत्ते 105 और 3 108, 10 कैरी लग जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 15 नैया 135 और 135 और 10 कितना होगा, कुछ होगा। चलिए तो हम लोग मल्टीप्लाई सही से कराते हैं। पहले तो इसको काट देते हैं, अभी मल्टीप्लाई कराने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे गलती से मल्टीप्लाई करा दिया गया। काटते हैं तो ये निकल के आएगा 3 चौको 12, ये आएगा 3 पच्चे 15। अब 5 से मल्टीप्लाई कराइए, 5 टू जा 10, 5 7 जा 35, एक 36, ये हो जाएगा 5 9 जा 45 और 3 48, 4860 इधर निकल के आया। इधर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये निकल के आएगा 4212 प्लस का 4x, इतना निकल के आएगा। ठीक है, हम लोग जब इसको सॉल्व कराएंगे यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 162 लीटर। कितनी निकल के आएगी, 162 लीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, इसको माइनस करा देना था, 4 से डिवाइड करा देना था, यानी कि 162 लीटर, यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए, मैंने बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझा दिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। कह रहा है कि 12/2/22 से 11/2/2023 तक 15% प्रतिवर्ष की दर से ₹73,000 पर साधारण ब्याज है। यानी कि एक साल की बात कर रहा है, 2022 से 2023 तक, यानी कि टी बराबर हमको दिया है एक साल, यानी कि एक ईयर। हमसे साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज एसआई बराबर होता है पीआरटी अपॉन 100, ये होता है एसआई बराबर। ठीक है ना, हमसे यही पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, यानी कि पी की वैल्यू हमको दे दिया है 73,000 इंटू आर की वैल्यू हमको दे दी है 15% इंटू टी की वैल्यू 1 अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 15 तिरका 45 की 5 कैरी लग जाएगा 4, 15 सत्ते 105 और 4, ये आ जाएगा 109, एक जीरो और बढ़ा दीजिए, 10,950। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना, 10,950, यही हो जाएगा हमारा एक साल का साधारण ब्याज। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि टाइम हमारा ज्यादा हो जाता है, क्लास हमारी रोज थोड़ी बड़ी हो जाती है। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर कह रहा है कि 800 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी के लिए औसत चाल क्या है। औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड औसत चाल, इसका फार्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपान कुल समय, ये होता है औसत चाल का फार्मूला। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तो हम लोगों को पता है, ये 600, ये 800 और ये 100, यानी कि कुल दूरी हो जाएगी 1500। हम लोगों को कुल समय निकालना है, समय निकाल लें और अपना आंसर ले लें। कुल समय यानी कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यानी कि पहली जो ट्रक द्वारा दूरी चली गई थी 600 की, उसमें चाल कितनी थी, उसमें चाल थी 80 की, प्लस जो हवाई जहाज द्वारा दूरी चली गई थी 800 किलोमीटर, उसमें चाल कितनी थी, उसमें चाल थी 400 किलोमीटर प्रति घंटा की, प्लस मोटरसाइकिल द्वारा 100 की दूरी चली गई थी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसको सबको हम सॉल्व कराएंगे और अपना यहाँ से टोटल समय की वैल्यू निकाल लेंगे। ये एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, ये 4 दूनी 8 आ जाएगा, ये 50 दूनी 100 आ जाएगा, यानी कि यहाँ इसको और सॉल्व कराएंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 15 चौको 60, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 7.5 प्लस ये 2 और 2 4, यानी कि यहाँ से 11.5 आवर, ये टोटल समय निकल के आ गया, कुल समय। उसने हमसे कहा है कि बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी, कुल दूरी है 600 प्लस 800 यानी कि 1400 प्लस 100 यानी कि 1500 बटे कुल समय। कुल समय हम लोगों ने निकाल दिया 11.5, एक जीरो से एक जीरो इसको हटा दिया और इसको सॉल्व कराएंगे और अपना आंसर ले लेंगे। चलिए 5 से सबसे पहले काट देते हैं, 5 से काटेंगे, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पे बच जाएगा एक, ये आ जाएगा 5 तिरका 15, इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 5 तिरका 15, 1 2 3, यानी कि 3000 बटे 23, 23 से डिवाइड करा दीजिए,
तो निकल के आएगा 130 सही 10/23 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, कौन सा 130 सही 10/23 घंटा। जब 23 का डिवाइड कराएंगे 123 बार जाएगा, 10 शेष बच जाएगा, अपान में 23। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एवरेज स्पीड कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हम लोगों को पता थी, हम लोगों ने कुल समय निकाल लिया और अपना डिवाइड कराया और अपना आंसर ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। कह रहा है कि एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने के लिए एक कार्य का जिम्मा लेता है। 40 दिनों में उसको सुरंग बनाना है। फिर कह रहा है कि और 25 पुरुषों को नियोजित करता है, 25 आदमियों को काम पे लगा देता है। 24 दिनों के बाद वह पाता है कि केवल 1/3 सड़क ही बनी है। 24 दिनों के बाद तो उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए ताकि वह 4 दिन पहले काम पूरा करने में सक्षम हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। उसने हमसे कहा कि 24 दिनों में वह पाता है कि केवल 1/3 भाग हुआ है, यानी कि 24 दिनों में कितने 25 पुरुषों के द्वारा 24 दिनों में 25 25 पुरुष काम में लगे थे ना, 25 पुरुषों द्वारा कितना काम किया गया है? काम किया गया है 1/3 भाग, यानी कि 1/3 भाग 24 दिनों में उसने काम किया है 25 पुरुषों ने मिलकर के। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बच गया 1/3 भाग कर दिया गया, यानी कि शेष काम बच गया 2/3 भाग। शेष काम बच गया 2/3 भाग, इतना शेष काम बचा है। लेकिन उसने 40 दिन में काम को फिनिश करना था पूरा। 24 दिन तो उसके दोस्तों निपट गए, क्योंकि 24 दिनों में उसने 1/3 काम ही कर पाया। उसने हमसे कहा कि उसको मतलब जो शेष काम 2/3 बचा, इसमें हम लोग अगर शेष दिन भी निकालें, शेष दिन कितने दिनों में उसको काम फिनिश करवाना है। 40 दिनों में उसने ठेका लिया था, 40 दिनों में से 24 दिन उसके निपट गए, यानी कि 40 में 24 चले जाए, यानी कि 40 माइनस 24। अब कह रहा है कि 4 दिन पहले उसको काम निपटवा देना है, यानी कि 4 दिन उसको और कम कर देना है, यानी कि माइनस का 4 और कर देना है। यानी कि 40 में 24 गए 16, 16 में 4 गए 12, यानी कि शेष 12 दिन का काम बचा हुआ है। मतलब केवल 12 दिन उसके पास टाइम है, काम है उसके पास 2/3 भाग। तो अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को यहाँ पे करना है M1 D1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपान W2। बस इतना करना है और अपना आंसर ले लेना है। पहले कितने आदमी लगे थे? पहले दोस्तों आदमी लगे थे 25 आदमी। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले 25 आदमी लगे थे, इंटू कितने दिन ले रहे थे? उन्होंने 24 दिन लिया। काम कितना किया? 1/3 भाग काम किया, बराबर। अब M2 यानी कि हम लोगों ने मान लिया कि x आदमी लगे हुए हैं, हमको लगाना है और बढ़ा करके। D2 हमारे पास 12 दिन बचे हुए हैं और काम कितना है? काम है 2/3 भाग। हमको इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर ले लेना है। ये 3 से 3 चला जाएगा, ये 12 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा? 25 दूनी 50, इसका मल्टीप्लाई और हो जाएगा तो यहाँ से निकल के आएगा x बराबर 100। कितना निकल के आ गया? x बराबर निकल के आ गया 100 आदमी। यानी कि उसने हमसे कहा कि उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए। उसके पास 25 पुरुष पहले से थे, टोटल 100 निकल के आए हैं, यानी कि 75 आदमियों को और नियुक्त करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने? 75 आदमियों को और नियुक्त करना होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो इसको थोड़ा बैक करके दोबारा फिर से देख लीजिएगा। क्या करना है कि 24 दिनों में 25 पुरुषों ने 1/3 भाग काम कर दिया, शेष काम 2/3 भाग निकल के आया और शेष दिन हम लोगों को निकाल लिए। 40 दिन में से 24 दिन उसके गायब हो गए, 4 दिन और कम करने थे, यानी कि 12 दिन का काम बचा था। ये वाला फार्मूला लगाना था, M1 D1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपान W2। 25 गुणे 24 बटे 1/3 भाग, x गुणे 12 बटे 2/3 भाग। सॉल्व कराया, यहाँ से x की वैल्यू 100 निकाल दी। 100 निकाल दी यानी कि 25 आदमी पहले से थे, 100 में घटा दिया, यानी कि 75 आदमी उसको और लगाने होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए हम लोग समबाहु त्रिभुज सबसे पहले बनाते हैं। ये हम लोग बना ले रहे हैं। नहीं, यहाँ पे थोड़ा मजा नहीं आ रहा है समबाहु त्रिभुज बनाने में। समबाहु त्रिभुज हम लोग जरा इससे बनाएंगे, ऐसे। ये हमारा बन गया समबाहु त्रिभुज। ठीक है, फिर कह रहा है कि जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हैं, सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हैं।
यदि भुजाओं ए बी, ये लीजिए ए, ये बी, ये सी, बीसी और सीए के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ये है, बीसी का मध्य बिंदु ये है और सीए का मध्य बिंदु, अरे क्या हो रहा है भाई, ए बी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु और सीए का मध्य बिंदु, ठीक है, ये हो गए। पी क्यू आर है, ये लीजिए पी, ये क्यू और आर। तो कह रहा है कि पी क्यू आर त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। हमसे ये पी क्यू और आर इसका एरिया पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल एबीसी का एरिया, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है, साइड है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 × 4, एक 4 से एक 4 चला गया, यानी कि एरिया निकल के आ गया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल के आ गया ट्रायंगल एबीसी का एरिया। उसने हमसे कहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर का हमको एरिया निकालना है। ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकालने के लिए आप लोग देखिए, ये साइड, ये साइड, ये सभी की सभी साइडें बराबर है, यानी कि ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी का चौथा हिस्सा है, क्योंकि एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये चारों के चारों हिस्सा आपस में बराबर है। इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए एरिया पी क्यू आर बराबर क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 1/4 एरिया ए बी सी। जितना एरिया ए बी सी का निकला है उसका 1/4 हिस्सा वही हो जाएगा पी क्यू आर का एरिया, यानी कि ये निकल के आया है 4√3/4 करना था तो 4, ये 4 से 4 चला जाएगा, यानी कि यहाँ √3 सेंटीमीटर स्क्वायर यही निकल के आएगा ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों से ये क्वेश्चन जरूर से जरूर किसी न किसी शिफ्ट में पूछेगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, मैंने आप लोगों को इजी वे में समझा दिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए। है कि एक पाइप एक टंकी को 36 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 48 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक तीसरा पाइप इसे 18 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दो पाइपों को शुरू में 16 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तो कह रहा है टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, हमें टंकी को खाली करना है। चलिए हम लोग इसको एलसीएम मेथड से खत्म करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। एक पाइप एक टंकी को हम लोगों ने मान लिया कि ए पाइप है उसने 36 मिनट में भर दिया, बी पाइप हमको दिया है वो 48 मिनट में भर रहा है और सी पाइप ये क्या कर रहा है 18 मिनट में खाली कर रहा है। चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं तीनों का। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल के आ गया 144 यूनिट, यानी कि इतना टोटल पानी भरा है टंकी में। ठीक है, हमको इतना खाली करना है। यहाँ से हम लोग इसकी अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे तो 36 तिरका निकल के आ जाए, 36 फोरजा यानी कि 4 यूनिट, 48 तिरका यानी कि 3 यूनिट और 18 अट्ठे यानी कि ये 8 यूनिट यहाँ से निकल के आया। ठीक है, ये 8 क्या करता है, ये माइनस करता है यानी कि खाली निकाल देता है। तो हमसे उसने पूछा कि टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन को सही से पढ़िए। अब कह रहा है कि पहले दो पाइपों को शुरू में 16 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, यानी कि पहले एक जो पाइप ए नंबर है ये 4 यूनिट पानी भरता है और बी 3 यूनिट, यानी कि 16 मिनट के लिए अगर हम लोग खोल देंगे 16 गुणे दोनों की क्षमता है 4 3 7, यानी कि 7 यूनिट पानी भरेंगे, यानी कि 112 यूनिट पानी इन्होंने भर दिया है कितनी देर में, 16 मिनट में। उसने कहा कि अब तीसरा पाइप भी खोला गया 16 मिनट के बाद, तब कह रहा है कि टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब आप लोग देखिए, जब हम लोगों ने तीसरा पाइप भी खोला यानी कि ये दोनों पाइप 7 यूनिट पानी भर रहे हैं, तीसरा पाइप खोला यानी कि 8 यूनिट पानी निकाल दे रहा है, यानी कि मात्र 1 यूनिट पानी बच रहा है वो भी निकल रहा है, यानी कि 112 यूनिट हमारी टंकी भर गई थी। अब हम लोगों को 1 यूनिट पानी हमारा निकलता है 1 मिनट में। ठीक है, 1 यूनिट पानी क्या होता है, माइनस होता है। तो उसने हमसे कहा कि टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, 112 यूनिट निकालना है, 1 मिनट में 1 यूनिट निकलता है, यानी कि 112 यूनिट निकालने के लिए 112 मिनट ही लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मुझको हम लोगों को केवल ये ध्यान देना है कि एक जो ये दो पाइप थे इन्होंने 16 मिनट में जितना भरा बस उतना ही समय हमको खाली करने में लग जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट ही खाली हो पा रहा है 1 मिनट में। ए और बी 7 यूनिट भरते हैं और सी 8 यूनिट खाली करता है, यानी कि केवल 1 यूनिट खाली हो पाता है। 112 यूनिट हमको खाली करने हैं, यानी कि 112 मिनट हमको
लग जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। इजी वाला क्वेश्चन आ गया, सिंपल वाला। कह रहा है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या हो जाएगी 99,999 और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या हो जाएगी केवल 1000। माइनस कराना है हम लोगों को और अपना आंसर ले लेना है। 9 में 9, 9, 9, 9 में 1 गया 8 और ये 9, 98,999। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 98,999। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। ये दोस्तों आ गया क्वेश्चन। इजी वाला क्वेश्चन रहता है लेकिन देखने में बड़ा लगता है तो बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं। 89 में कह रहा है नीचे दिए गए बार ग्राफ दो लगातार वर्षों 2006 और 2007 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री 1000 की संख्या में दर्शाता है। हमसे कह रहा है 2006 और 2007 में एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाएं A1, A2, A3, A4, A5 और A6 से पुस्तकों की बिक्री हजारों की संख्या में दी हुई है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोनों वर्षों के लिए शाखा A2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा A4 की कुल बिक्री से क्या अनुपात है। A2 हमारा ये दिया हुआ है। A2 में हमको 75 प्लस 65, A2 रेशियो हमसे पूछ रहा है A4 यानी कि क्या 75 प्लस 65 अपान A4 दिया हुआ है 85 प्लस 95, 85 प्लस 95 ये रेशियो पूछ रहा है। चलिए इसको ऐड कराते हैं। 5 5 10 और 7 और 6 जो 13 और एक 14, ये 5 5 10, 9 8 17 और एक 18 यानी कि 1 0 से 1 0 चला गया। ये आ जाएगा 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18, 7:9। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आप लोगों ने देखा केवल ये एक लाइन के आंसर होते हैं, बस क्वेश्चन देखने में बड़ा लगा करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि 0.2, 0.35 और 1.05 का मासा यानी कि HCF ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले हम लोग पॉइंट हटाएंगे और नीचे 10 लेके आएंगे। यानी कि ये हमको दिया है 0.7, कामा दिया हुआ है 0.35, कामा दिया हुआ है 1.05। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने ये पॉइंट हटाया, नीचे 1 बढ़ाया और 0 बढ़ाया। ये पॉइंट हटाया, नीचे 1 बढ़ाया और 2 0 बढ़ाए। ये पॉइंट हटाया, नीचे 1 बढ़ाया और 2 0 बढ़ाए। ऐसे हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया 7/10, कामा ये निकल के आ गया 35/100, कामा 105/100। हमारा इतना निकल करके आ गया। चलिए हम लोग इसको ऑल सॉल्व करा देते हैं। जब सॉल्व कराएंगे तो काट देंगे थोड़ा, तो ये आ जाएगा 5 7 35, ये आ जाएगा 7 20 पंचे 100। इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 इका नम 5, इसको काटेंगे 20 पंचे 100 यानी कि 7/10 कामा 7/20 कामा 21/20 ये हमारा निकल के आया। अब अगर हमसे भिन्न का मासा पूछे या भिन्न का लासा पूछे तो क्या होता है, HCF बराबर हो जाएगा ऊपर का HCF यानी कि अंश का HCF, ऊपर यानी कि अंश का HCF यानी कि मासा अपान नीचे यानी कि हर का LCM। ये होता है दोस्तों फ्रैक्शन का यानी कि भिन्न का LCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ऊपर का HCF यानी कि 7,7,21, इसका HCF कितना निकल के आएगा, यानी कि मासा 7 7 और 21 का मासा निकल के आएगा 7 अपान 10 20 और 20, इसका लासा 10 20 और 20, इसका लासा निकल के आ जाएगा 20। ठीक है, तो बस हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करा देना है। तो ये सॉल्व कराएंगे तो ये 70, ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आएगा पॉइंट मतलब 35, कितना 0.35। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कराइए तो ये 35 दूनी 70 होता है ना, तो ये 0.35 यही हमारा निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी खिलौने का 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 है। 13% हानि यानी कि माइनस का 13% और 11% लाभ प्लस का 11%,
इसका अंतर यानी कि डिफरेंस, इसका हम लोग डिफरेंस निकालें यानी कि अंतर निकालें। 13 में 11 चले गए यानी कि 24% निकल के आया। इसका अंतर हमको दिया हुआ है 108 यानी कि 24% की वैल्यू हमको दे दी है 108 के बराबर। कह रहा है कि यदि लाभ 12% है तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। यदि प्राप्त लाभ 12% है तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। यानी कि हम लोगों से 112% की वैल्यू पूछ रहा है। आप लोग ये समझ लीजिए 24% की वैल्यू हमको दे दी 108, 112% की वैल्यू, यहाँ से हम लोग 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 108/24 गुणे 112। इसको सॉल्व कराइए और अपना आंसर ले लीजिए। चलिए काट दीजिए, 4 छंग 24, इसको काटिए, 4 दूनी 8 यानी कि 3 बच जाएगा, यानी कि चरवट 32 इतना निकल के आ गया। और काट दीजिए तो ये निकल के आ गया 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 14 दूनी 28। ठीक है, इसको काट दिए 3 से, ये हो जाएगा 3 तिरका 9, एक बच जाएगा, 3 छंग 18, यानी कि यहाँ से निकल के आया 36 इंटू 14। चलिए मल्टीप्लाई करा दीजिए, 14 छंग 84 की 4, कैरी लग जाएगा 8, 14 का 42 और 8 50, यानी कि 504। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों को 24% की वैल्यू उसने दे दी थी, 13% और 11% का अंतर 108 था। यदि कह रहा है प्राप्त लाभ 12% है तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि 112% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यही होगा खिलौने का विक्रय मूल्य, यानी कि 504 रुपए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। कह रहा है कि प्रत्येक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 7 बराबर घनों को सिरे से जोड़ा जाता है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कोई क्वेश्चन को देखेगा केवल वही करके आ पाएगा। उसने कहा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी कि घन, यानी कि L बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 5 सेंटीमीटर और H बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है, सभी की वैल्यू 5-5-5-5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है 7 बराबर घनों को सिरे से जोड़ा जाता है, यानी कि मान लीजिए पहला घन ये था, फिर दूसरा इसमें जोड़ दिया गया ये, तीसरा इसी में जोड़ दिया गया ये, चौथा इसी में जोड़ दिया गया ये, पांचवा इसी में जोड़ दिया गया ये, छठवां इसी में ये और सातवां इसी में ये। तो इसमें क्या हो गया, जब सातों को जोड़ा गया तो जोड़ने में उसकी केवल लंबाई बदल गई। देखिए आप लोग, लंबाई उसकी चेंज होती चली गई, यानी कि लंबाई कितनी हो गई, न्यू लंबाई हो गई 7 टाइम्स, यानी कि L हो गया 5 इंटू 7, यानी कि निकल के आ गया 35। ये तो हो गया जब हम लोगों ने 7 को एक साथ जोड़ा। और B में और H में उसके कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, यानी कि B और H सेम के सेम बने रहे, यानी कि 5 और 5, ये B और H बने रहे। अब हमसे कह रहा है कि बताइए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, सरफेस एरिया बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस का BH प्लस का HL। ठीक है, L की वैल्यू 35 है, B की वैल्यू 5 है, H की वैल्यू 5 है, बस यहाँ पे रख देना है और अपना आंसर ले लेना है। चलिए वैल्यू रखते हैं, ये आ जाएगा 2, L की वैल्यू 35 इंटू 5 प्लस B की वैल्यू 5 इंटू 5 प्लस H की वैल्यू 5 इंटू 35। इसको सॉल्व कराइए और अपना आंसर ले लीजिए। ठीक है, 5 हम लोग सबसे कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 5, ये हो जाएगा 10, इधर 35 बच गया, इधर 5 बच गया, इधर 35 बच गया, यानी कि 35 35 70 5 75, यानी कि 75 गुणे 10, यानी कि 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, आज के यही थे 93 नंबर क्वेश्चन तक। केवल आप लोगों के 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि मैंने नहीं लिए हैं। ठीक है, नहीं तो क्लास दोस्तों ज्यादा लंबी हो जाती है। आप लोग दोस्तों यहाँ तक ही देखिए और इनको तैयार कीजिए। ठीक है, और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो, मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी आपके यार दोस्त तैयारी करने वाले हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं GK GS के एक इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।